दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का महापाषाण काल। देखिए दक्षिण भारत के महापाषाण काल की हम बात करें तो वहां से रागी या धान की खेती के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं और यहाँ पे हमको मिलती है सघन कल्लू। सघन कल्लू नाम की एक जगह है जहाँ से हमें राग के ढेर और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखो दोस्तों यहाँ से राग के ढेर और पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले हैं और ये जगह जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो चार जगह, एक तो है मास्की, ब्रह्मगिरी, सघन कल्लू और पिकली हल। देखो ये चार जगह हैं, इन चारों जगह से हमें ये साक्ष्य मिले। दोस्तों इसको महापाषाण काल क्यों कहते हैं? तो एक बात बताओ मुझे, पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं? पाषाण काल को पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के द्वारा पाषाण काल में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। उसी प्रकार यहाँ कब्रों के कारण, क्या बात कर रहे हो सर, कब्रों के कारण? हाँ, कब्रों के कारण इसको महापाषाण काल कहा गया। क्योंकि क्या है कि जब आदमी मरता था तो उसको सुलाया, साइड में पत्थर खड़े किए और ऊपर उसके एक ऐसे चट्टान बिछा देते थे गड्ढा करके, तो ये क्या हो गया, कब्रों में इंसान को ऐसे दबाने से इसको महापाषाण काल कहने लगे। और दोस्तों हमें नीचे दे रखा है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। तो दोस्तों याद रखिए, दे रखा है लोह युग, आयरन एज, यानी आयरन एज की शुरुआत हो चुकी थी। लोहे का प्रयोग करना मानव ने सीख लिया था। अब देखो लोहे के साक्ष्य में सर्वप्रथम मिलते हैं अतरंजी खेड़ा। ये अतरंजी खेड़ा जो कि एटा नाम की जगह है, एटा नगर यूपी, अब उसका नाम एटा है, पहले उसको अतरंजी खेड़ा बोलते थे, वहां से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा हस्तिनापुर। दोस्तों हस्तिनापुर को कौन नहीं जानता, महाभारत कालीन साक्ष्य यहीं से मिले हैं और महाभारत कालीन जगह है हस्तिनापुर, बड़ी ही दिलचस्प जगह, और यहाँ से हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत हो चुकी थी, यानी मृदभांड यानी मैं बताता हूँ आपको, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के घड़े हो गए, ये पानी पीने के आप देखते हो आपके घर में होते हैं, इस तरह के मिट्टी के बर्तन जो थे वो किस किस काल में चले थे? दोस्तों देखिए, काले और लाल मृदभांड जो कि ताम्रपाषाण काल से हड़प्पा काल के बाद तक मिले हैं। कौन से? काले और लाल मृदभांड। दूसरे है गेरिक मृदभांड। जो गेरिक मृदभांड है वो पूर्वी वैदिक काल से प्रारंभ में, जो पूर्वी वैदिक काल है उसके प्रारंभ में हमें मिलना शुरू हो गए। अगला है उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, यानी पॉलिशदार जो मृदभांड थे वो वैदिक काल से मौर्य काल तक हमें मिले हैं। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं ताम्रपाषाण काल। देखो ताम्रपाषाण काल को ही कैलोलिथिक पीरियड बोलते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है तांबा और पत्थर। मनुष्य ने क्या किया कि मनुष्य के द्वारा आप जानते हैं सर्वप्रथम यूज में ली गई धातु कौन सी थी? तांबा थी। पर तांबे से क्या होता है कि खेत जोतना है ना, कोई भी जानवर को मारना ये नहीं हो पाता क्योंकि तांबा हल्की धातु है, मुरझाया करती थी। तो तांबा और पत्थर, यानी ये पत्थर और इसके ऊपर तांबे की कोटिंग करके वो शिकार किया करते थे। दोस्तों अब देखो ताम्रकाल, जो ताम्रपाषाण काल है उसमें पहला है मालवा संस्कृति, जो 5000 बीसी पुरानी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट है ना, बिफोर क्राइस्ट याद रखिएगा कि 5000 बीसी पुरानी है। और यहाँ से ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य में मालवा संस्कृति से मिला है, दोस्तों याद रखिएगा। दूसरा देखा है गणेश्वर संस्कृति, ये नया है आपके लिए। गणेश्वर संस्कृति 2800 से 2200 बीसी तक पुरानी है, राजस्थान में फैली हुई संस्कृति थी। और बनास संस्कृति, इसको बनास संस्कृति बोलते हैं और बनास को ही एक बनास नाम की नदी है जो राजस्थान में बहती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति भी नहीं है क्योंकि सुनने में तो आता ही नहीं है। देखो मुझसे पढ़ो, देखो आहार संस्कृति 2100 से 1400 बीसी पुरानी है, बिफोर क्राइस्ट, ये भी राजस्थान से मिली है। और यहाँ से राजस्थान से तांबे का भंडार भी मिला है। और देखो दोस्तों इस संस्कृति को ताम्रवती या गिलुंड, जो हमको भंडार मिला है उसको ताम्रवती और गिलुंड कहते हैं। और जो आहार संस्कृति है ना, जो आहार संस्कृति, इसको आहार संस्कृति बोलते हैं क्योंकि ये हड़प्पा के समकालीन है। ये हड़प्पा के समकालीन होने की वजह से इसको आहार संस्कृति बोलते हैं। और देखो दोस्तों हमें चौथा मिलता है जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति के बारे में कुछ नहीं है क्योंकि इसका जो विकास होना था वो विकास हो ही नहीं पाया। देखो अब नोट दे रखा है दोस्तों, इस नोट को पढ़ लेते हैं। ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य पश्चिम महाराष्ट्र से मिले। दोस्तों ये समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ आपको। ताम्रपाषाण काल से जितने भी शोध है, जितने भी जो यूं समझ लीजिए कि जितने भी चीजें हमको मिली है ये हमें अधिकतर पश्चिम महाराष्ट्र से मिली है। दोस्तों हम ताम्रपाषाण काल में ही पढ़ने जा रहे हैं। ये है दोस्तों वो जगह जहां से हमें साक्ष्य मिले। देखो एक तो है देमाबाद और दयमाबाद, इसमें कंफ्यूज मत होना, दयमाबाद और देमाबाद याद रखिएगा। तीसरी है जोरवे, चौथा नेवासा, नासिक, चंद्रोली, सोनारगांव और इनाम गांव। देखो दोस्तों देमाबाद की करते हैं हम बात। देमाबाद से हमें एक तांबे का रथ मिला है, तांबे का रथ, और बस्तियां, मकान
और मकान की किलेबंदी। क्या बात करो सर, मकान की किलेबंदी? आज नहीं देखते अपन कि जो मकान है उनमें बाउंड्री वॉल बनाते, ऐसे बाउंड्री वॉल बना के रहते थे, बड़े टैलेंटेड लोग थे। तो देखो दोस्तों, दुर्गीकरण भी था, जो मकान है उसके दुर्गीकरण यानी किलाबंदी। इनाम गांव से हमें मिली है एक माता देवी की प्रतिमा, जो कि और वहां से एक 5 कमरों वाला मकान भी मिला है। अब देखो अगले की तरफ चलते हैं। कायक, एरड़, नवदाटोली, ये 3 जगह है जो हमें मध्य प्रदेश से मिली है। देखो कायक जो थी एक संस्कृति भी थी, याद रखिएगा, परीक्षा में कभी पूछ ले तो कायक एक संस्कृति भी थी, याद रखिएगा। और इनकी खोज किसने करी थी? एच.डी. सांकलिया ने, याद रखिएगा, एच.डी. सांकलिया ने कायक, एरड़ और नवदाटोली की खोज करी थी। प्रमुख घाटियों की बात करते हैं तो सोहन घाटी जो हमें पाकिस्तान से मिलती है, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश से मिलती है, बनास घाटी जो राजस्थान से, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से और कोर्तलियार घाटी जो तमिलनाडु से। दोस्तों ये वही जगह है जहां से हमें इन चीजों के साक्ष्य मिले। दोस्तों इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। और हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में और हड़प्पा कालीन लोगों के बारे में। नमस्कार दोस्तों।